ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सीपीएम एंड PERT। अब सीपीएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। सेशन नंबर 11 का पार्ट है ये। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। अब प्रोजेक्ट ये होता है कि ये एक तरह का यूनिक वन टाइम ऑपरेशन है जो डिजाइन किया जाता है अकॉम्प्लिश करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। किसी भी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से ये इसमें कोई रेपिटेशन नहीं होता, चीजें अलग होती हैं। इसके लिए आपको अपनी अलग अलग तरह की क्रॉस फंक्शनल टीम को कंपनी के एक साथ लाना पड़ सकता है। और एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तभी सफल रहता है जब आपके जो डेडलाइन होते हैं और जो आपके जितने भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर फिनिश हो जाए। अब इसका कुछ एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी का ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर क्या आता है, इस तरह का गेम है, उसके अंदर जिस तरह की मूवीज आ रही है, लेट्स से कोई रिसेंटली मूवी रिलीज हुई, लेट्स से धुरंधर रिलीज हुई, तो कॉल ऑफ ड्यूटी ने क्या करा, धुरंधर के साथ कोलैब करके 1 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया कि हाँ भाई हम अपने क्या कहते हैं धुरंधर स्टाइल थीम वाले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा के अपने गेम के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते क्योंकि कुछ के भी कुछ अपने अपने क्या कहते हैं राइट्स होते हैं, आईपीज होते हैं। तो 1 महीने के लिए रखा, तो उस 1 महीने के लिए जितना भी बिहाइंड द सीन लगेगा, चाहे उसमें कोडिंग लगे, उस डिजाइन को कैरेक्टर करने के लिए जो तेरे क्या कहते हैं कैरेक्टर डिजाइन वाले लोग चाहिए या जो भी चाहिए, एनिमेशन स्टूडियो चाहिए, जो भी चाहिए, वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट बेसिकली इसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं ओवरऑल। अब ये जो प्रोजेक्ट के अंदर वन टाइम एफर्ट होता है और ये कंसंट्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। अब प्रोजेक्ट के अंदर हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी जनरल ऑपरेशन। जनरल ऑपरेशन से डिफरेंट ऐसा है कि प्रोजेक्ट जो है वो टेम्पररी होता है। जनरल ऑपरेशन जो है तो एवरलास्टिंग से कंटिन्यूस होता है। प्रोजेक्ट में कुछ एक छोटी टीम या फिर एक टुकड़ी बनती है हमारे कंपनी के अंदर और उनसे काम करवाने के बाद उनको वापस बेंचिंग कर देते हैं या फिर उनको डिसबैंड कर देते हैं। बट जनरल ऑपरेशंस में डेडिकेटेड लोग होते हैं जो चलते ही रहते हैं। जनरल ऑपरेशंस के अंदर हम ऐसी थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्रूपुट, एफिशिएंसी, कॉस्ट यूनिट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बट रिसोर्सेज जो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो शेयर्ड होते हैं, क्रॉस फंक्शनल होते हैं, जबकि जनरल ऑपरेशन में डेडिकेटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और अगेन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएटिंग, डिफाइन करेंगे गोल को कि क्या बनाना चाहते हो, क्या चाहिए आपको, कौन कौन स्टेक होल्डर है, अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, कई सारे राइट्स लेने पड़ेंगे जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी के एग्जाम्पल में। और फिर करेंगे प्लानिंग। ठीक है, डब्ल्यूबीएस, डब्ल्यूबीएस इज योर वर्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको एक बड़ा सा चीज कोई करना है तो आप उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एटीएम लगाते हैं, एटीएम बनाते हैं या फिर एसबीआई का ब्रांच खोलते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करा। पहला स्ट्रक्चर ये है कि आपने फैसिलिटी डिसाइड करी, बैंक डिसाइड करा कौन सी जगह पे करें सो दैट कि वहां पर क्या कहते हैं हमारे कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो इजीली हो सके, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आपने स्टाफिंग करी है, हायरिंग करी, या फिर उससे पहले आपने फिर सबसे पहले फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग कराई, क्या कहते हैं टाइल्स लगाए, डेकोरेट किया, ऑफिस बनाए, डेडिकेटेड डेस्क बनाए, इंस्टॉलेशन करा। फिर उसके बाद तो आपने ऐसे प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, फिर लास्ट में स्टाफिंग करी, फिर बैंक आपने ऑपरेशनल करा सर्वर से कनेक्ट करने के बाद। फिर आ गया आपका एग्जीक्यूटिंग। तो डब्ल्यूबीएस बनाने के बाद, ये डब्ल्यूबीएस बेसिकली एक प्लान स्ट्रक्चर है, जैसे मास्टर प्लान शेड्यूल हुआ करता था कि कितने बनाने चाहिए कितने नहीं बनाने चाहिए, मास्टर प्लान शेड्यूल के अंदर आता है, टैक्टिकल के अंदर। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा एग्जीक्यूटिंग होगा, फिर फाइनली क्लोजिंग होगी। टेस्टिंग करना पड़ेगा कि आपका जो चीज बनाई है, आपने जो करा है वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। एक आप कोड के हिसाब से भी इसको ले सकते हैं। डब्ल्यूबीएस में मैंने साथ साथ समझा दिया कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज लाइक व्हेन वी आर breaking down a bigger complex project into manageable chunk या फिर hierarchical decomposition। नेक्स्ट आ गया हमारा नेटवर्क डायग्राम, एओए एंड एओएन। टेक्निकली ये थ्योरी पढ़ने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, बट मैं इसको बता देता हूँ ये है क्या। जब आप नेटवर्क डायग्राम बना रहे होते हो तो जब सीधा सीधा एरो बना रहे होते हो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ, और जब ये दो एरोज एक साथ चल रहे हैं और एक साथ आगे कंबाइन कर रहे हैं ऐसे इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं एओएन, एक्टिविटी ऑन नोड। तो इसको सर्कल या बॉक्सेस से बनाया जाता है। या फिर एक्टिविटी ऑन एरोज इज ऑल दिस थिंग्स। मतलब जिस जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट हो रहा है उनको हम नोड्स बोल देते हैं। और जो ये एरोज हैं ये शोकेस करते हैं कि इवेंट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रही है। तो द एक्टिविटीज themselves आर नोन एज नोड्स, एंड दीज एरोज शोकेस कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के बीच का ट्रांजिशन। अब ये कुछ इस तरह देखने को मिलता है। क्रिटिकल पाथ मेथड की थ्योरी कोई जरूरत नहीं है जानने की। ठीक है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, डायरेक्टली पढ़ा दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन के थ्रू से समझेंगे क्रिटिकल पार्ट में। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज दी हुई है कि डेजिग्नेशन दे रखा है और एक दे रखा है इमीडिएट प्रेड। इमीडिएट प्रेड क्या होता है हमारा? इमीडिएट प्रेड होता है हमारा इमीडिएट प्रेडेसेसर, मतलब जहां से कहां तक जा रहा है। अब ये डेजिग्नेशन से लेकर ये जिधर जा रहा है उसको हम इमीडिएट प्रेडेसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो one second, कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो था अभी हम कर रहे हैं जिसको देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस दिस क्वेश्चन इज लिटिल इजियर क्वेश्चन। तो आई विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम सारे कंसेप्ट एक साथ खत्म कर लेंगे, ताकि टाइम भी थोड़ा सा बचे और सबको समझ आ जाए। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं डायग्राम इसका। सो टेक्निकली कहने का मेरा ये मतलब था एक्सप्लेन करने के लिए कि जहां पर भी आपका नन लिखा हो मिनट प्रेडिसेसर में, इसका ये मतलब है कि आपका वहीं से ही जो है क्रिटिकल पार्ट डायग्राम चालू हो रहा है, यानी कि आपका ए से चालू हो रहा है। और जहां पर आपको ये दो दो दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस का हमें पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जिसमें 3 पार्ट्स हैं और इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, इस टाइप का क्वेश्चन देख के हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। और नेटवर्क डायग्राम लेकिन तब बन पाएगा जब हम पर्ट अप्रोच को इस क्वेश्चन में लगा देंगे। पर्ट क्यों लगाया जाता है और कैसे किस पॉइंट पे लगाया जाता है, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पर्ट अप्रोच लगाना होता है। पर्ट अप्रोच में क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं PERT। पर्ट कुछ नहीं होता है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है और इसके थ्योरी को जैसे जानने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स लाइक ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक होल डिवाइडेड बाय 6, इसको हम पर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका काम जो है सबसे बेस्ट तरीके से ऑप्टिमिस्टिक के हिसाब से फिनिश हो जा रहा है। अब पर्ट अप्रोच में हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो हमें इन तीनों के लिए पेसिमिस्टिक मतलब लीस्ट पॉसिबल टाइम में फिनिश हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक मतलब घटिया से घटिया हालात है, बिल्कुल लेट हो रहा है, और मोस्ट लाइकली मतलब जिसके होने की सबसे ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन वन ये कहता है कि पार्ट डायग्राम बनाओ और उसकी क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन निकालो और स्लैक टाइम निकालो। सबसे पहले हम पर्ट अप्रोच का इस्तेमाल करके हम इस टेबल को फिनिश करेंगे। पर्ट के हिसाब से हमारा इस टेबल को सॉल्व करने के लिए हमें सारी छोटी मोटी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ऑप्टिमिस्टिक 3 प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली विच इज 6 प्लस पेसिमिस्टिक इज 15 होल डिवाइडेड बाय 6। तो इट बिकम्स 24 प्लस 3 27, या फिर 24 प्लस 15 हो गया आपका 29, 39 प्लस 3 विच बिकम्स 42 बाय 6 विच इज 7। ठीक है, तो हमारा पॉट का सबसे पहले आ गया 7, पॉट का सबसे पहले आ गया 7। उसके बाद वाले मैं ऑटोमेटिकली फिल कर देता हूँ, रेस्ट यू कैन। ठीक है, नाउ वंस दिस इज फिनिश्ड वी विल स्टार्ट मेकिंग दिस क्रिटिकल पार्ट डायग्राम। अब जिनको नहीं पता क्रिटिकल पार्ट डायग्राम कैसे बनता है, ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं नन को। नन को क्या इस्तेमाल करना है, नन से हमें समझ में आता है कि हमें ए से स्टार्ट करना है। तो ए मैंने यहाँ पे बना दिया और ब्रैकेट के अंदर पॉट वाली वैल्यू लिख देंगे 7 और इसको कर देंगे क्लोज। अब ए किधर जा रहा है, ए जा रहा है हमारा सी की तरफ, तो एरो दिखा के सी, और ए टू सी जो जा रहा है उसमें कितना पॉट आ रहा है, 14 आ रहा है पॉट, राइट। A to C comes with the port of 14. So we'll write this 14 here and close it down. Then C कहाँ जा रहा है हमारा, C हमारा E की तरफ जा रहा है, तो हम इधर E लिख देंगे। C to E में कितना जा रहा है पॉट हमारा, 11 जा रहा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे और क्लोज कर देंगे। E अब किधर जा रहा है, E आगे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा हमें, तो हम क्या कहते हैं नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर जाते हैं। B एक और नन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर B भी साथ साथ बना लेते हैं। तो B यहाँ पर कितना दिखा रहा है, B हमारा 5.33 दिखा रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख के इसको सर्कल में क्लोज कर देते हैं नोड को। फिर बी हमारा किधर नेक्स्ट जा रहा है, नेक्स्ट हमारा बी जा रहा है जी की तरफ, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जी डाल देता हूँ, जी B to G विद नंबर ऑफ 11। सो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। ऊपर हमारा ई अब फर्दर किधर जा रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है। ई जो है वो फर्दर हमारा एच की तरफ जा रहा है, मतलब ये एच पे जाके कहीं तो कन्वर्जेंस हो रही है। ए का डी के साथ भी करते हैं, ए का डी के साथ भी है, तो मतलब यहाँ पर मुझे ए का डी के साथ भी इधर बनाना पड़ेगा। तो डी यहाँ पर ये हो जाता है 5 के साथ। ठीक है, डी फर्दर किधर जा रहा है, एफ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर एक और डायग्राम बन जाएगा एफ विच इज ऑफ 7। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कहाँ जा रहा है,
डी का, हाँ डी का एफ है, एफ और ई और एफ दोनों साथ में मिलकर एच की तरफ जा रहे हैं, तो इधर हम एच बना देते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्लोज कर देते हैं इसको। और जी हमारा फर्दर अब किधर जा रहा है, जी और एच दोनों मिलकर आई पर कन्वर्जेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई बना देते हैं ऐसे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड सा लग रहा है, बट इट्स फाइन, टोटली फाइन। अगर हम इसका स्मॉल करके लिखें तो इसको प्रॉपर्ली बना सकते हैं, ऊपर नीचे चलता है, बिल्कुल चलता है, ऊपर ए और नीचे बी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या कंसेप्ट रहना चाहिए, अब हमें कैलकुलेट करना है एल एस और ई एस, क्या होती है ये चीजें। पहले हमें लिख देता हूँ साइड पे, एल एस आपका होता है लेट स्टार्ट, ठीक है, लेट स्टार्ट। ई एस होता है आपका अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, ठीक है, ई एस होता है अर्ली स्टार्ट। स्लैक क्या होता है, स्लैक होता है एल एस माइनस ई एस, एल एस माइनस ई एस। और लेट फिनिश क्या होता है, लेट फिनिश होता है आपका सारा समेशन या फिर लास्ट समेशन ऑफ ई एस, लास्ट समेशन ऑफ ई एस, लास्ट समेशन ऑफ ई एस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा ई एस से करी जाती है और ई एस हमेशा जीरो होता है, ई एस से स्टार्ट करते हैं और ई एस हमेशा जीरो होता है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे वाला हो, जहां से भी नोड आपका चालू होता है, तो ई एस की वैल्यू आपने जीरो कर दी, ठीक है। कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं इसके साथ, और वो रूल ये है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, यानी कि आप ईएस कैलकुलेट करते हो, उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यूज लेनी होती है। किस चीज के मैक्सिमम वो थोड़ी देर में पता चलेगा। और जब भी आप राइट टू लेफ्ट आते हो और एलएस को कैलकुलेट कर रहे होते हो, तब आप मिनिमम वैल्यूज लेते हो। किस चीज की मिनिमम, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ईएस की वैल्यू ऊपर जीरो है, आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो मेरी ईएस की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर मेरी ईएस की वैल्यू हो जाती है 7। कैसे 7 आया, हमने इस 7 को इस जीरो के साथ ऐड कर दिया। 7 मिनट का टाइम लगा ए टू सी जाने में, 7 मिनट का टाइम लगा ए टू बी जाने में, ठीक है। फर्दर ईएस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7 + 14 हो गया 21, और नीचे ईएस हो गया 7 + 5 12। फर्दर अगर कैलकुलेट करूं, एच के पास ईएस कितना आया, ऊपर से एक बार आया 21 + 11 विच इज 32, और नीचे से आया 12 + 7 19। अब मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाता है हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि 19 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ईएस की वैल्यू कितनी आएगी, 32 + 4 विच बिकम 36, कॉमा, तो कॉमा क्यों डाला, क्योंकि यहाँ से भी एक रास्ता है, इधर से भी कुछ ईएस आ रहा होगा, तो इधर से कोने से आने वाले ईएस की भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ से ईएस जब चलेगा बी से, तो जीरो से चालू हुआ है, 5.33 ऐड हो जाएगा और आगे जाके 16.33 बन जाएगा, 16.33। 16.33 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों क्या कैंसिल आउट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। वंस दिस इज डन, हमें पता है हमारी कहानी आई तक खत्म हो जाती है। इसके आगे अगर हमें जाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एल एफ इज इक्वल टू 18 + 36, जो लास्ट था हमारा, विच बिकम्स 54। और यही होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। अब हम लेते हैं एलएस। एलएस निकालने की जरूरत है क्योंकि स्लैक निकालना है। एलएस निकालने के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ। एलएस कैसे निकलेगा, 54 से हम स्टार्ट करते हैं, 54 से बैक ट्रेस करते हैं। 54 - 18 कितना हो जाएगा, पहला मैं स्टेप लिख देता हूँ, 54 - 18 विच बिकम्स 36। इट इज नॉट 100% नेसेसरी कि ये जो एलएस और ईएस है वो बराबर आएगा, कुछ भी आ सकता है। बैक जा रहे हैं ऊपर, एलएस अगर हम इधर एच पे जाएंगे तो एच में 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 32। फर्दर और बैक जाएंगे तो यहाँ पर एल एस 32 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 32 में से 11 माइनस हुआ तो 21। और नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ एल एस कितना बचेगा, 32 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 25। फर्दर और 5 माइनस कर दें तो यहाँ एल एस बचेगा 20, और ऊपर में 21 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। एल एस विल बी इक्वल्स टू 7, करेक्ट है। बैक जा रहे हैं, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं। अब जब ए की तरफ जाएंगे, हम 7 वाला एलएस लें या 20 वाला लें, आंसर इज 7 वाला। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा मिनिमम लेना होता है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाते टाइम। तो यहाँ पर मेरा एलएस आ जाएगा 7, और 7 वाला बेसिकली हमने कंसिडर करा, तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0।
7 माइनस 7 हो गया 0। अब जरा नीचे वाले 7 को भी देख लेते हैं, एलएस को देख लेते हैं। यहाँ 36 से जब इस तरफ जा रहा है एलएस, तो 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 25। और फर्दर यहाँ जाएंगे तो यहाँ एलएस आ जाएगा 19.66। ठीक है। अब एक बार जब हमने ये कर लिया, तो अब हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल को बोलेंगे एलएस टेबल और ईएस टेबल, और यहाँ पर हम बनाएंगे स्लैक। ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सारे नोड्स को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इनके आगे मैं सारे एलएस को और सारे ईएस को एक बार लिख लेता हूँ। सो वंस दिस इज डन, अब हम स्लैक निकालें। स्लैक में हमने क्या करा, एलएस माइनस ईएस कर दिया। मैंने सारी उन्हीं वैल्यूज को जो ईएस और एलएस की वैल्यूज थी उनको एक बार लिख लिया और स्लैक का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। तो द नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर मुझे क्रिटिकल डायग्राम बनाना है, तो क्रिटिकल डायग्राम मैं थोड़ा साइड पे यहाँ पे बना देता हूँ। क्रिटिकल पाथ डायग्राम क्या है इसका, इसका क्रिटिकल पाथ जो हमने अभी बनाया वो क्रिटिकल पाथ नेटवर्क था। क्रिटिकल पाथ डायग्राम क्या है, वो बताता है कि ये हमारा फ्लो कहाँ से कहाँ से किस रास्ते से हुआ। तो जहां जहां पर भी हमारे स्लैक्स आ रहे हैं, जिधर भी हमारे स्लैक्स आ रहे हैं, वी विल नॉट कंसिडर दोस, वी विल नॉट कंसिडर कंसिडर दोस। ठीक है। तो हम उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो कहाँ कहाँ पर स्लैक्स आ रहे हैं, बी में स्लैक आ रहा है। ठीक है। अब जैसा मैंने बोला कि हम स्लैक में वो सारे पोर्शन नहीं लेंगे, विल नॉट कंसिडर दोस जहाँ पर स्लैक हमारे आ रहे हैं। तो मतलब हमारा क्रिटिकल पाथ कैसे ट्रैवल कर रहा है, हमारा जा रहा है ए टू सी, ए टू सी, देन हमारा जाएगा, ई विल बी द पार्ट ऑफ इट, ए टू सी और ई, देन हमारा एच विल बी पार्ट ऑफ इट, देन आई विल बी पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट। तो ये हमारा क्रिटिकल पार्ट डायग्राम आ गया। ठीक है। देन जो हमारा ये ड्यूरेशन आया 54, ये जो 54 ड्यूरेशन आया इसको हम म्यू भी बोलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड मीन। स्टैंडर्ड मीन इसका काम कहाँ पर आएगा, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा मैं तब का जब काम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिग्मा स्क्वायर की। सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस को अगर हमें निकालना है, तो वेरिएंस का स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है दैट यू हैव टू लर्न। वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक माइनस टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक होल डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये कौन सा टाइम है, कहाँ से आ रहा है, ये वाले टाइम, टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक माइनस टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 36 का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो I'll just pause the video and I'll solve it, and यही हमारा फॉर्मूला जिसको यहाँ पे याद करना है। बट द पॉइंट हियर इज दैट हम किसका निकालें, जहां जहां हमारे स्लैक्स नहीं आ रहे हैं, जिधर भी हमारे स्लैक्स नहीं आ रहे वो वाले हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो स्लैक्स won't be considered, won't be considered, fine, slacks won't be considered. So we'll just find this sigma square for these zero values. Okay. ओके, सो दिस इज योर सिग्मा स्क्वायर। नाउ वेरिएंस हमारा आ चुका है। अब सिग्मा स्क्वायर का हमें समेशन देखना है, तो यहाँ पर समेशन कितना आ जाएगा, इस सबका समेशन आ जाएगा 41। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारी 41 आ रही है, तो मतलब सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ऑफ 41। अब बहुत दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड विद इन 53 वीक्स। तो यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट इधर सॉल्व कर देता हूँ, नीचे ही सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो टाइम पे फिनिश हो जाता है 53 वीक्स के अंदर। टाइम इन द सेंस कि वो 53 वीक की बात कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। 53 वीक्स के अंदर अगर हमें सॉल्व करवाना है हमारे प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना पड़ेगा। हमारा स्टैंडर्ड मीन कितना आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड मीन हमारा आ रहा है 53। सो हमारा म्यू की वैल्यू हो गई 53, सॉरी 54 ड्यूरेशन जो आ रही थी। और हमें सॉल्व कितने में करवाना है, हमें करवाना है 53 में। तो यानी कि हमारा x कितना आ गया 53। सो अगर मैं यहाँ पर z वैल्यू निकाल दूं, और z वैल्यू निकालने के बाद z वैल्यू हमारा क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि 53 माइनस ऑफ 54 डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज रूट ऑफ 41। और ये माइनस में आएगा -1 डिवाइडेड बाय
minus 1 divided by root of 41, which comes out to be 6.403, 1 divided by this. तो ये हमारा आ जाता है अप्रोक्सीमेट माइनस ऑफ 0.16। ठीक है, तो ये 0.16 आ गया। अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू निकाल दूं इस वाले पोजीशन पे 0.16 की, तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा? मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, राइट। आई विल गेट दिस एरिया, जिसके अंदर हमें ये सारा आंसर मिलेगा जो हमारा क्या कहते हैं विद इन 53 सेकंड में फिनिश कराता है। तो इसको चेक करने के लिए हम अपना z टेबल ओपन करेंगे। z टेबल, ये z टेबल मिलेगा हमें 0.16 माइनस 0.16। तो हमारा ये कौन सा वाला वैल्यू आ गया? ये आ गया हमारा ये वाला 0.4364। पॉइंट p की वैल्यू हमारी आ गई 0.43644, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी हमारा परसेंटेज में मिल जाएगा 0.644%। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ऐसा क्या हो जाए कि आपका प्रोजेक्ट जो है आफ्टर 56 वीक्स खत्म हो, उसकी ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगेन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे, फिर से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी 54, बट अब हमें 56 करना है, यानी कि हमें क्या चाहिए? ये वाला वैल्यू एक्स का वैल्यू 56। 56 के बाद फिनिश हो, तो यानी कि हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें चाहिए ये वाला एरिया। अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो यानी कि अगर मैं इस 56 पॉइंट पे इस 56 पॉइंट पे अगर मैं एरिया निकाल दूं, तो यानी कि मैं ये पहले का सारा एरिया निकाल दूं और इस पूरे 1 में से माइनस कर दूं ये पहले वाला एरिया, तो मुझे इतना पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, राइट। सो ऐसा करने के लिए तो अगेन मैं z की वैल्यू निकालता हूँ। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, which is 56 minus of 54 2 divided by under root 6.403, मतलब अंडर रूट 41। सो ये डिवाइड करके आ जाएगा 6.403, कम्स आउट टू बी 0.3123। तो इसकी वैल्यू हम पी टेबल से निकाल लेते हैं, z टेबल से। पॉजिटिव में जाएंगे इस बार 0.3 और 0.31, यानी कि ये वाली पॉइंट पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.62172। बट क्या ये एक्चुअली हमारा पी है? द आंसर इज नो। प्रोबेबिलिटी टेकन टू कंप्लीट पोस्ट प्रोबेबिलिटी टेकन टू कंप्लीट पोस्ट 54 वीक्स और 56 वीक्स। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला जो एरिया आया है हमारा 0.6217, ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, जो मैंने मार्क करा है, ये पहले वाला एरिया 56 से। तो पूरे 1 में से अगर हम इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे 62172 को, तो इन दैट केस वी विल गेट 0.37828, यानी कि इसको परसेंटेज में देखें तो 37.828% चांस है कि आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो 56 वीक्स में आपका प्रोजेक्ट, 56 वीक के बाद आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवरऑल सीपीएम। ये एक बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने सब करा दिया इसके अंदर। अब आपके कोई भी नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, पर्ट और स्क्रीन दोनों, पर्ट इतना ही है, ऑप्टिमिस्टिक, और इसमें कोई थ्योरी नहीं है इसमें और। ठीक है।